आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। क्या बीजेपी मुसलमानों की सफों में सेंध लगाने जा रही है? यह सवाल इस वजह से क्योंकि हालिया हैदराबाद की बीजेपी की मीटिंग में पसमानदा मुसलमानों पर काफी बातचीत हुई है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि समाज के तमाम तबकात के साथ पसमानदा मुस्लिम तबके का खास ख्याल रखा जाए। जानकार इसके कई तरह के माने निकाल रहे हैं। इस मौजू पर खूब बहस चल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा माहौल बना रहा है कि गोया बीजेपी रातों रात पसमानदा मुसलमानों की सबसे बड़ी खैरख्वाह पार्टी बन गई है और पसमानदा मुसलमान इनकी तरफ तेजी से दौड़ने लगे हैं। आखिर पसमानदा मुसलमानों से बीजेपी की मोहब्बत या कुर्बत की असल वजह क्या है, आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि हमें पसमानदा मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए, हमें पसमानदा मुसलमानों को करीब करना चाहिए। जो स्कीमें मरकज की तरफ से या रियासती हुकूमतों की तरफ से दी जाती हैं उसमें पसमानदा मुसलमानों का ख्याल रखा जाना चाहिए। हमें मजीद समाजी तबकात के साथ काम करना होगा। यह बयान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों और उन तबकों की तरफ देखना होगा जो हाशिए पर हैं, जो कतार में सबसे पीछे खड़े हैं, उन पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो मुसलमान अचानक बीजेपी के इतने करीब कैसे आ जाते हैं जो इस वक्त ना तो उनका कोई मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान है, ना रुकने असेंबली कोई मुसलमान है। यूपी में चुनाव के बाद आप एक मुस्लिम चेहरे को लाते हैं और वो भी पसमानदा मुसलमानों से। तो सवाल यही उठता है कि बीजेपी की मुस्लिम हिकमत अमली में क्या आखिर तब्दीली क्या कुछ आई है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ खालिद अनवर साहब हैं जो कि जेडीयू एमएलसी हैं, आमिर साबरी साहब सीनियर सहाफी हैं, प्रोफेसर अजफर शमसी साहब भी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस लीडर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले प्रोफेसर अजफर शमसी साहब, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। शमसी साहब, आजकल चर्चा हो रही पसमानदा मुसलमानों की और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को अचानक पसमानदा मुसलमानों की फिक्र सताने लगी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस है और पार्टी विद ए मिशन है और पार्टी विद ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। हम लोग वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इस मुल्क में अक़लियतों का, पसमानदा का जो इस्तेमाल और इस्तेहसाल वोट बैंक के रूप में की है, वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। और हमारे देश के मकबूल वजीर आजम जब ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका मतलब है कि जो समाज के सभी वर्ग हैं और जो समाज के अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है, यानी कि समाज का जो पसमानदा तबका है, हम उसके भी अच्छाई की बात करते हैं, उसके भी बेहतरी की बात करते हैं, उसको भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम किसी कास्ट और क्लास के आधार पर नहीं करते, जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने की। आजादी के बाद अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां जो इस मुल्क में हुकूमत थी, उनकी हुकूमतें थी, और जो इस मुल्क में 40 साल तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही, उन 40 सालों में अगर अक़लियत शोषित हुआ, अगर अक़लियत चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो जी, या एजुकेशनली हो, अगर वो पीछे पड़ा तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस कल्चर की पार्टी है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आई और हमारे मुल्क के वजीर आजम जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करने लगे, तो हमने समाज के सभी वर्गों के कल्याण की बात की। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल जो है वहां एमएलसी बनाया,
उनको मंत्री बनाया और अकलियत की भी भागीदारी। शमसी साहब, जब टिकट देंगे तभी तो चुनकर आएंगे मुसलमान। बीजेपी जब लोकसभा में या असेंबली के इंतखाबात में मुसलमानों को टिकट देगी तभी तो चुनकर आएंगे, ऐसे कहां आएंगे? यकीनन देगी, नहीं क्यों नहीं देगी भाई, हम ऐसी बात थोड़ी है, लेकिन हम जिताऊ उम्मीदवार को देते हैं और हमारी कोशिश और काविश है कि जो डिस इंफॉर्मेशन बिटवीन द माइनॉरिटीज और बीजेपी को किया गया है, कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टियों को, उसी डिस इंफॉर्मेशन को और मिस इंफॉर्मेशन को, मिस कम्युनिकेशन को हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सड़कें बन रही हैं तो सबको उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अगर गैस का चूल्हा माननीय प्रधानमंत्री ने किया है तो वो सभी समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। तो डेवलपमेंट और विकास जो हो रहा है वो सभी का हो रहा है। और यही वजह है कि जब अगर अकलियत के लोग एमएलए नहीं हो पाए तो हम उनको मंत्री बनाते हैं। आप बिहार में ही देखिए, बिहार में भी मिनिस्टर बनाया गया एनडीए की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उत्तर प्रदेश में देखिए। चलिए ठीक है, ये आपके नजदीक, ये आपके नजदीक मतलब एक डेवलपमेंट, एक तरक्की है मुसलमानों की कि उन्हें चुनाव न लड़ाकर आप पिछले दरवाजे से एमएलसी बना के आप उन्हें ले आते हैं या जिस तरह से मिनिस्टर बना देते हैं। ठीक है, ये आपकी नजर में एक पिछले दरवाजे की बात नहीं है। जी जी, पिछले दरवाजे का मेरा ये कहना है, उसको ठीक कर लें। मेरा ये कहना है कि हम सबका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वोट बैंक के आधार पर नहीं करना चाहते हैं। वोट बैंक के आधार पर नहीं करना चाहते। चलिए, लेकिन यहां पर प्रोफेसर असफर शमसी साहब, लेकिन आबादी के हिसाब से आप उन्हें मौका कहां दे रहे हैं? जितनी बड़ी आबादी मुसलमानों की जो तादाद है उस हिसाब से आप कहां दे रहे हैं? आप ये बताइए कि अगर पुल पुलिया बन रहा है तो क्या उस पे अकलियत के लोग नहीं चल रहे हैं, दलित के लोग नहीं चल रहे हैं, पिछड़े लोग नहीं चल रहे हैं, पसमानदा के लोग नहीं चल रहे हैं? अब मुझे देखिए, मुझे आपकी सोच पर ताज्जुब हो रहा है। माफ कीजिएगा प्रोफेसर असफर शमसी साहब, सियासत में मुसलमान नदारद हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिया बन रही, सड़क बन रही, गैस दे रहे हैं, तो ये तरक्की मुसलमानों की हो रही है। माफ कीजिएगा, मैं दोबारा से आऊंगा प्रोफेसर असफर शमसी साहब, दोबारा से आऊंगा। मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि खालिद अनवर साहब जेडीयू एमएलसी है और आजकल तहरीके फिक्र अमल चला रहे हैं, जिससे मुसलमानों को जोड़ने की और करीब लाने की कोशिश हो रही है। खालिद अनवर साहब, आजकल यह चर्चा भी काफी आम है कि बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों की फिक्र सता रही है। वजीर आजम साहब ने भी इस पर बयान दिया कि पसमानदा मुसलमानों को साथ लेकर चलना है और एक तहरीक आप भी चला रहे हैं। तो क्या इसे जो जेडीयू और बीजेपी का अलायंस है उसे मिलाकर ही देखा जाए, जो कदम आप उठाए हैं और जिस पर चल रहे हैं? नहीं, जनता दल यूनाइटेड जिसके लीडर हमारे नीतीश कुमार जी हैं जी, ये बहुत पहले से यानी तमाम तबकात की तरक्की के लिए बिहार पहला स्टेट है जिसने अति पिछड़ा दलित, महादलित जैसे कंसेप्ट को पैदा करके हर तबके को तरक्की देने की कोशिश की है जी। और इससे मेरे जो कारवां है, कारवान फिक्र अमल का कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो अपनी कम्युनिटी अकलियतों के बीच जा करके कैसे सियासी बेदारी लाई जाए उस पर काम कर रहे हैं। आज जहां तक भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की बात है तो मैंने पहले बयान देकर के इसका स्वागत किया था। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों के बारे में सोचने का मौका मिला और 7-8 बरस मरकज में हुकूमत चलाने के बाद कम से कम पसमानदा मुसलमानों की याद आई। तो इसका जितना इस्तेमाल किया जाए कम है और खूब इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों की तरक्की की ये सिर्फ सियासी नारा साबित नहीं होगा। देखिए, बातें करना बहुत आसान होता है, बयान देना, पॉलिटिकल बयानबाजी करना, और कई बार ऐसा देखा गया है कि बाज पॉलिटिकल पार्टियों ने नारे कुछ दिए, काम कुछ किया। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी और ईमानदारी के साथ जो मुसलमान पसमानदा रह गए हैं, तरक्की में पीछे रह गए या तालीम में पीछे रह गए हैं, उनके लिए काम करेगी और तमाम लोगों के लिए, मुल्क के तमाम लोगों के लिए काम करना चाहिए, तमाम मुसलमानों के लिए भी काम करना चाहिए। लेकिन अभी जो पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मुझे लगता है कि मुसलमानों का हर तबका इसका इस्तेमाल कर रहा है। बस लोगों को नियतों पे शुबा है और कि इनकी नियत क्या है, क्या ये वाकई काम करना चाहते हैं या सिर्फ सियासी नारेबाजी है। तो मुझे उम्मीद है कि सियासी नारेबाजी नहीं होगी, काम करेंगे और बहुत पसमानदा, बहुत ही ज्यादा बस्ती में यहाँ का अकलियत जा चुका है तो उसको उठाने की कोशिश करेंगे
सही कहा अशरफ भाई ने कि कुछ सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों का जो सियासी एजेंडा, समाजी एजेंडा तय करके ऐसी राहों पे लगा दिया जहां तरक्की तो नहीं, लेकिन कुछ पार्टियों की तरक्की जरूर हो रही थी। लेकिन अब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, मरकज में, तो अगर करना चाहती तो इसका स्वागत तो होना ही चाहिए। चलिए, मैं अब आमिर साबरी साहब आपके पास आऊंगा। जो बात यहां पर खालिद अनवर साहब या प्रोफेसर असफर शमसी साहब ने कही, क्या आपको लगता है आमिर साबरी साहब की बीजेपी की जो पॉलिसी है या मुसलमानों से मुतालिक जो एजेंडा, उसमें अब कोई एक तब्दीली आपको नजर आ रही है इस बयान के बाद? आमिर साबरी जी, शायद ऑडियो आपका म्यूट है जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी। तो ईमानदारी की बात देखिए ये है वो है कि इन्होंने 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये एक भी सीट मुसलमान को नहीं दी। तो ये सबका साथ हो सकता है, न सबका विश्वास हो सकता है। दूसरी बात, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब फरमा रहे थे, आप बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे बड़ा सूबा देश का उत्तर प्रदेश है, यहाँ इन्होंने राज्य मंत्री, मतलब कहते नहीं कि हम देंगे, लेकिन भिखारी के तौर पर, तो हमें भीख नहीं चाहिए, हमें नुमाइंदगी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती। और राज्य मंत्री ने उसको सीमित कर दिया। अफसोस की बात ये है कि एक उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। इससे बड़ी किस्म गरीबी या विडम्बना और क्या हो सकती है वो भाई? ये इतना बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का, वहां पर एक भी कैबिनेट मंत्री मुसलमान नहीं है, सिर्फ और राज्य मंत्री बनाकर छोड़ दिया। यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। और अब आ जाइए इनकी ईमानदारी और नियत की बात। तो ये पसमानदा ही क्यों? हम चाहते हैं कि पूरे मुस्लिम समाज को दावत दें भारतीय जनता पार्टी से छोड़ने के लिए, लेकिन मसला ये है भाई, जोड़ना नहीं है इनको सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है इनका, कि जिसके तहत इनको एक समाज में भ्रम फैलाना है। क्या अभी लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, और इसके अलावा जो आंकड़े निकल कर जाए तो 11% मुस्लिम वोट मिला, और 11% मिलने के बाद आज की तारीख में सेंट्रल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। बताइए, यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये किस बुनियाद पर ये नारा देते हैं, या किस तरीके से ये कहना चाहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? क्या ये सबका विकास, सबका विश्वास की तस्वीर है कि उत्तर प्रदेश में सब एक मंत्री, वो भी राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी नहीं, और सेंट्रल में? ठीक है, असफर शमसी जी इसका जवाब देंगे। इसका जवाब तो जाहिर सी बात है बीजेपी को ही देना है कि क्या वाकई में यही सबका साथ, सबका विकास है जो इस वक्त नजर आ रहा है? असफर शमसी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी पे विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का राष्ट्रपति बनाया, तो क्या ये किसी बात से छिपी हुई है? सब लोग जानते हैं। केवल बात करने से जो कांग्रेस पार्टियां बात करती हैं या कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां बात करती हैं, उससे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसको अमली जामा पहनाती है। तो उसने देश का जो सर्वोच्च पद होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो शोषित है या पसमानदा है, हम उसके तरक्की के लिए बात करते हैं, वोट बैंक के आधार पे नहीं करते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां ने, अगर इस मुल्क का मुसलमान पिछले 40 साल तक पिछड़ा रहा, गरीब रहा, इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड रहा, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस मुल्क के अंदर किनकी हुकूमतें थी? आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी। अगर आज कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आज मुसलमानों की हालत बदतरीन हुई है तो वो उसका जिम्मेदार कौन है इस मुल्क? लेकिन असफर शमसी साहब, अब दोबारा बीजेपी की सरकार चल रही है, लगातार 6 साल इस सरकार को हो चुके हैं, और बीच में भी बीजेपी की सरकारें और एनडीए की सरकारें रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बात नियत की हो रही थी, कि सवाल तो नियत पर ही उठता है। अगर आपने काम की शुरुआत 6 साल पहले की होती तो आज जिन पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही, इनकी कुछ हालत बेहतर हुई होती। देखिए, आप आगे देखिए, और बेहतरी हो रही है। हमने क्या कहा कि हम वोट के रूप में नहीं, वोट बैंक के रूप में मुसलमान को नहीं समझते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि वो समाज का अगर पिछड़ा वर्ग नहीं, और मैं ये चाह रहा हूं असफर शमसी साहब, आपको बहुत तजुर्बा है, और खासतौर से सियासत में किस फील्ड की आप बात करेंगे? मतलब मुसलमान कहां पर आगे जा रहे हैं, या कहां पर मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है? चाहे आप तालीम की बात करें, चाहे आप नौकरियों की बात करें, कहां पर मुसलमान आगे जा रहे हैं?
हर जगह तो पसमानदा है। और नहीं। प्रोफेसर साहब, दिन ब दिन इनकी हालत और खस्ते होती जा रही है। मौजूदा रिपोर्ट बताती है कि दलितों से बुरी हालत मुसलमानों की है हिंदुस्तान में। नहीं तो मैं जो बात आप बोल रहे हैं वही बात मैं बोल रहा हूं कि इस मुल्क में 45 साल तक 40 साल तक हुकूमत कांग्रेस की रही और उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। हम उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश के पसमानदा मुसलमान है या देश के दलित हैं या शोषित हैं या पीड़ित हैं या अकलियत हैं, हम सबके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप देखिए आज आईएएस में जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, और खास करके आप इधर 8 सालों में देखेंगे क्या उसमें मुसलमान की तादाद कम हुई है? बेहतरी हुई है। बेटर पोजीशन में मुसलमान आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, सभी सूबे में जा रहे हैं। तो हम सबको लेके चलना चाहते हैं, हमारा मोटिव अच्छा है और लग रहा है कि मुसलमान को कांग्रेस ने उनका इस्तेहसाल किया। इसीलिए जो हम ये बात कहते हैं वो नारा नहीं है, वो आज दुनिया में इस बात की तारीफ हो रही है कि हमारे देश के मकबूल वजीर आजम जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं, तो हम किसी वर्ग को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, यही वजह है। ठीक है, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जब कोई लोग मुस्लिम उम्मीदवार नहीं आए मैदान में, तो पसमानदा समाज से ला करके अकलियत के लोगों को ला करके मंत्री का दर्जा दिया गया। चलो ठीक है, मैं खालिद अनवर साहब, मैं आमिर साबरी जी मैं आ रहा हूं। मैं खालिद अनवर साहब, अब सवाल ये उठ रहा है कि मुसलमानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सिर्फ यहां पर पसमानदा मुसलमानों की बात हो रही है, किस तरह से? क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं। जानकारी यह भी कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में भी देखा गया कि मुसलमानों का रुझान बीजेपी की तरफ कुछ हद तक हुआ है, और शायद अब बीजेपी बड़ी तादाद में मुसलमानों के दिलों में घर करना चाह रही है। शायद इसी वजह से पसमानदा मुसलमानों का एक कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, पसमानदा मुसलमान सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने भी पढ़ा होगा, और मुसलमानों की जो हालत है मुल्क में उससे वाकिफ है। लेकिन इसके बावजूद एक खास मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमानों के बारे में बात करना और पॉलिटिकल बात करना, काम क्या करेंगे अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल एक उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन तमाम मुसलमानों की बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ये एहसास है, ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों में ही कई ग्रुप बना करके एक दूसरे को टकराने की कोशिश की जा रही है, या कास्ट वार और जो क्लास वार है वो शुरू हो रही है कि मुसलमानों में भी किया जाए। तो ऐसी कोशिशें तो पहले भी बहुत हुई है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगी। इसके बावजूद मुसलमानों के तमाम तबकात जो मुझसे बातचीत हो रही है, लग रहा है नहीं, लेकिन खालिद अनवर काम करना चाहता है तो खालिद अनवर साहब, अब बीजेपी पर इस वजह से भी शक होता है कि उस बीजेपी को यूपी में आप देखिए 300 से ज्यादा सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नजर नहीं आता है। लोकसभा के चुनाव में इसी तरह से एक भी उम्मीदवार मुस्लिम नहीं मिलता है, और उसके बाद आप पूरे पसमानदा समाज की तरक्की के बारे में बातें करने लगते हैं, तो इस वजह से शक होता है। नहीं, देखिए, बात बहुत साफ है। असफर साहब है यहाँ पे, असफर शमसी साहब। बीजेपी के बड़े कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो टिकट नहीं देते, कोई बात नहीं है, बल्कि उसकी पब्लिसिटी कराते हैं कि देखो हमने मुसलमानों को टिकट तक नहीं दिया। तो देखिए, इसको मैं इसलिए बुरा नहीं मानता हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर यही सब करके वोट मिल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी कोई संत तो नहीं है, उसको जैसे वोट मिलेगा वही करेगी। हमें समाज में ऐसी जागरूकता, ऐसी बेदारी लाने की जरूरत है कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट के लिए ये सब करने की जरूरत न पड़े और तरक्की के नाम पर वोट मिले। जो लोग कहते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी कहता हूं कि भाई आपने समाज को पोलराइजेशन ना, उसके लिए आपने समाज में क्या काम किया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि मुसलमानों को टारगेट करने की वजह से उनको वोट मिलता है, उनकी सरकार बन जाती है, तो वो क्यों बैठ जाएगी अलग अलग, क्यों मुसलमानों को वो उसी तरह से बिहेव करने लगी जैसे और लोगों के साथ करती है। तो ये पॉलिटिक्स है मुकम्मल तौर पे। और अगर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी मुसलमान पसमानदा लगा के भी मुसलमान का नाम ले रही है, तो मैं तो इसको बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, और मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वाकई अमली कदम ये लोग उठाते हैं या पॉलिटिकल
चलिए ठीक है। आमिर साबरी साहब, खालिद अनवर साहब जो बात कर रहे हैं कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है, अब इसे देखना होगा आने वाले दिनों में कि वाकई में महज सियासत हो रही है, इस पर काम भी होगा, अमली कदम भी उठाया जाएगा। देखिए अबू भाई, ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी का एक कदम है पसमानदा को लेकर के। इनको देना वेना कुछ नहीं है। जब नीयत साफ होती है तो ईमानदारी से काम भी होता है। आपको याद होगा 1989 में मुसलमानों ने जनता दल की सरकार बनी थी, जनता दल को भी वोट दिया था, और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे थे उनको भी वोट दिया था, क्योंकि कांग्रेस से नाराजगी थी। लेकिन इनका एक बड़ा मसला, ये कांग्रेस को कोस करके ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां छुपाने की जो कोशिश करते हैं वो छुप नहीं सकते हैं। जी ये भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां छुपाने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस को गाली देकर नहीं छुप सकती हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे, यही नहीं बल्कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कुछ बातें ऐसी हैं जो रटी रटाई दोहराते हैं कि सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है, पुलिया बन रही है तो सबके लिए बन रही है। अरे भाई, ये तो 40 जब से देश आजाद ये बीजेपी बनते आई है। आमिर साबरी साहब, ये बीजेपी के नजदीक पैमाना मुसलमानों की तरक्की का, कि गैस सिलेंडर मुसलमान भी पा रहे हैं और राशन मुसलमानों को फ्री में मिल रहा है, सड़कें बन रही तो मुसलमान उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों का डेवलपमेंट हो रहा है। ये पैमाना है बीजेपी के नजदीक। ये तोते की तरह रटी रटाई बातें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जो हमारे प्रोफेसर अख्तर शमसी साहब कह रहे हैं, ये सब वो सब चीजें हैं। आप हमें ये बताइए, आपने मुझे प्रतिनिधित्व क्या दिया? अभी 11% वोट आपने 2019 में लिया है, 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी है, इसमें भी मुसलमानों ने वोट दिया है। आपने मुझे प्रतिनिधित्व यहाँ पे दिया गया है। बड़ा सवाल ये, आप बताएं तो, आप एक कैबिनेट मंत्री नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश में, और आप बात करते हैं सबका विकास, सबका विश्वास। शमसी साहब जवाब दे रहे हैं, आमिर साबरी जी, शमसी साहब जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। जी देखिए, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें, मैं बात ये कह रहा हूं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी वोट की अर्थमेटिक से काम नहीं करती। जब हमारा मोटिव है सबका डेवलपमेंट और एक भी मतलब शमसी साहब ये मानकर चला जाए कि ये इब्तिदाई इश्क है, बीजेपी मुसलमानों के करीब आ रही है। नहीं, बराबर से हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। अबू भाई, हम मुसलमानों को बिल्कुल सुन लीजिए। और जब मैंने कहा कि हमारे पूर्व में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर राष्ट्रपति का जो चयन किया था वो इस आधार पे किया था कि वो एक काबिल आदमी थे। तो आगे भी अकलियत को भी अक्ल बसीरत से काम लेने की जरूरत है, और वो किसी वोट बैंक की राजनीति के तहत कांग्रेस या कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां जो उनका इस्तेमाल और इस्तेहसाल वोट बैंक के रूप में की है, उनको समझने की जरूरत है। और नहीं, अब शमसी साहब क्या ये मानकर चला जाए कि रोड, गैस, राशन के अलावा भी मुसलमानों की तरक्की होगी? मतलब नौकरियों में भी मुसलमान आगे बढ़ेंगे, मुसलमान इसी तरह से फौज में भी आगे आएंगे, मुसलमान तालीम में भी आगे आएंगे, जो मेन स्ट्रीम है सियासत में मुसलमान आगे आएंगे। बिल्कुल आ ही रहे हैं। अगर आप आंकड़े देखेंगे, मैंने अभी IAS का जिक्र किया, तो यकीनन आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में तो मुझे नजर नहीं आ रहे, कहीं अगर कोई आंकड़ा आपके पास हो पॉलिटिक्स का मोटिव है। शमसी साहब पॉलिटिक्स का कोई आंकड़ा हो तो मेरे सामने रखिए, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, बल्कि जो नाम होते हैं वो कट जाते हैं। अभी नकवी साहब का नाम कट गया, लग रहा था दोबारा मौका मिलेगा, उनका नाम कट गया। देखिए, कटने का कहां सवाल है? नकवी साहब कितना दिन से थे, MP रहे, राज्यसभा में रहे, तो उनकी जगह पे तो कोई मुसलमान आ सकता था। नहीं, आप बताइए। अबू भाई, ये एक छलावा है जो मैं पार्टी विद डिफरेंस। अगर मुख्तार अब्बास नकवी साहब कई बार रहे, राज्यसभा के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, जब से सरकार बनी है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की तब से मंत्री थे। क्यों? इसीलिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मौकिफ है कि हम हर वर्ग का, चाहे वो अकलियत हो, चाहे वो पसमानदा हो, चाहे वो दलित हो, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। और देर आए दुरुस्त आए, मुसलमान को भी ये मानना पड़ेगा कि भारतीय। चलिए ठीक है, आमिर साबरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आमिर साबरी जी। बेहतरी के लिए अख्तर शमसी साहब ये बताएं कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री थे तो उन्हें इस टाइम हटाया क्यों गया? बाकी तमाम मंत्री क्यों मौजूद हैं, उन्हें उनमें से किसी को क्यों नहीं हटाया गया? आप इसका सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे भाई, तो उनका टेन्योर पूरा हो गया ने, उनका टेन्योर पूरा हो गया। अरे टेन्योर तो प्रधानमंत्री का भी पूरा हो गया, राज्यसभा में बने हुए अब तक। राज्यसभा में क्या मखौफ? अरे
अरे क्या मजाक कर रहे हैं आप? राज्यसभा में वो MP थे, स्मृति ईरानी और ने कितने क्यों दिनों किया? से MP थे? अरे क्या बात कर रहे हैं राज्यसभा आप? में वो अरे तो कितने दोबारा दिनों से MP थे? चलिए ठीक है, चलिए उनकी जगह पे दोबारा मुसलमान आप नहीं, बताइए, राज्यसभा में- चलिए चलिए ठीक है, ठीक है। जिस तरह से असफर शमसी साहब कह रहे हैं कि ये एक शुरुआत है, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि वाकई में एक सियासी स्टैंड है या वाकई में बीजेपी मुसलमानों को करीब करना चाह रही, मुसलमानों का डेवलपमेंट और तरक्की भी आने वाले दिनों में देखना चाह रही है। और जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है, इन पर फोकस किया जाना चाहिए, क्या वाकई में आने वाले दिनों में ये मुसलमानों की जो है तकदीर बदलेगी या खासतौर से जिन पसमानदा मुसलमानों की बात की जा रही है उनकी तकदीर बदलेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर असफर शमसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, आमिर साबरी साहब और खालिद अनवर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।